वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 3 वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। आज इसमें हम पावर यानी शक्ति की चर्चा करेंगे। यूनिट्स ऑफ पावर, शक्ति के मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का व्यवहारिक मात्रक, इलेक्ट्रिकल पावर विद्युत शक्ति, एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पावर, शक्ति, इसको कैपिटल पी से लिखते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट मशीन, दैट इज वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर पी। किसी मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उस व्यक्ति अथवा मशीन की शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात किसी कारक के कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। तो जिस रेट से यानी जितना वर्क हुआ है और जितने टाइम में, तो वर्क अपॉन टाइम पावर या शक्ति कहलाता है। इफ ए मशीन वर्क्स W इन टाइम T, देन यदि कोई मशीन W कार्य T समय में करती है तो शक्ति उस मशीन की कहलाएगी, पावर उस मशीन की वर्क डन अपॉन टाइम यानी W अपॉन T। तो इस तरह से पावर W अपॉन T, जितना भी वर्क होगा और ये जितने टाइम में हो रहा है वर्क उससे डिवाइड कर देने पर पावर यानी शक्ति मिल जाएगी उस मशीन या व्यक्ति की। यूनिट्स ऑफ पावर, शक्ति के मात्रक। तो एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ पावर यानी शक्ति का मात्रक, तो ये वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क जूल हो गया और टाइम सेकंड, तो जूल पर सेकंड ये शक्ति का मात्रक हो गया। या वाट लिखते हैं तो जूल पर सेकंड ही वाट कहलाता है। जेम्स वाट वैज्ञानिक इनके नाम पर पड़ा है वाट, और जूल पर सेकंड वाट कहलाता है। तो इस तरह से 1 वाट इक्वल टू 1 जूल वर्क अपॉन 1 सेकंड टाइम। इस तरह से जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वाट। किलोवाट कैन बी डिटरमिन्ड, किलोवाट 10 टू द पावर 3 वाट, मेगावाट 10 टू द पावर 6 वाट। 1 kV kW इज 10 टू द पावर 3 W, 1 MW इक्वल टू 10 टू द पावर 6 W। इन CGS सिस्टम, CGS प्रणाली में यूनिट ऑफ पावर शक्ति का मात्रक CGS सिस्टम में वर्क अर्ग में कैलकुलेट किया जाता है और टाइम सेकंड में, तो अर्ग पर सेकंड। तो इस तरह से ये CGS सिस्टम हो गया। और हम जानते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर -7 अर्ग। तो इस तरह से ये वाट और अर्ग पर सेकंड को हम रिलेट कर सकते हैं। वाट 10 टू द पावर 7 टाइम्स ग्रेटर होता है अर्ग पर सेकंड से। अब नेक्स्ट FPS सिस्टम। FPS प्रणाली में यूनिट ऑफ पावर शक्ति का मात्रक, FPS सिस्टम में शक्ति का मात्रक होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, जिसको हम HP से लिखते हैं। तो 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP इक्वल टू 746 वाट। 1 HP या 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट के बराबर होता है। तो ये FPS सिस्टम में यूनिट हो गया पावर का। तो एवरेज पावर ऑफ हेल्दी मैन कैन बी हाफ HP टू 1 HP, यानी किसी स्वस्थ मनुष्य की औसत शक्ति आधे हॉर्स पावर से 1 हॉर्स पावर तक हो सकती है। तो हम जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे मोटर इत्यादि की हम क्या करते हैं, जो पावर है वो हॉर्स पावर में कैलकुलेट करते हैं। तो जो हॉर्स पावर है वो उनकी पावर यानी शक्ति का यूनिट हो गया FPS सिस्टम में। नाउ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का व्यवहारिक मात्रक। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क यानी कार्य का व्यवहारिक मात्रक 1 वाट इंटू आवर। पावर में हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, वर्क का मात्रक निकलेगा। पावर की यूनिट वाट और टाइम की हम आवर में अगर टाइम कैलकुलेट करें घंटे में तो ये 1 आवर लिखेंगे। तो 1 वाट आवर या 1 वाट घंटा ये कार्य का हम व्यवहारिक मात्रक कहेंगे। 1 वाट आवर या 1 वाट घंटा WS से लिखते हैं। और ये कितने जूल के बराबर होता है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 वाट यानी 1 जूल पर सेकंड, और घंटा को हम सेकंड में बदलेंगे 3600 सेकंड। तो ये 3600 जूल या ये 1 वाट आवर कार्य 3600 जूल के बराबर होता है। किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा हम कैलकुलेट करना चाहें जिसको KWS से लिखते हैं, तो ये किलोवाट 10 टू द पावर 3 वाट
और आवर को हम सेकंड में बदलेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से 10⁻³ इंटू 3600 जूल। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये 1 kWh वर्क के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम, तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के भी बराबर होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जो मेजरमेंट है, विद्युत खर्च, विद्युत व्यय, उसमें यूज करते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब ये 3.6 जूल एनर्जी जब तक कंज्यूम होगी तब हमें कहा जाता है कि 1 किलोवाट आवर ये वर्क हुआ और 1 यूनिट बिजली खर्च हुई। तो मेगावाट आवर को हम किलो वाट आवर में बदलना चाहें, 10⁻6, मेगा की वैल्यू 10⁻6 वाट आवर। तो इस तरह से ये बिजली का खर्च या कार्य का व्यवहारिक मात्रक हम किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा में लिखते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट अमाउंट आई एम्पियर करंट फ्लोज और ड्राज फॉर टाइम t सेकेंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट विल बी। जब किसी परिपथ में V वोल्ट का विभवांतर लगाने पर I एम्पियर की करंट यानी I एम्पियर की धारा t सेकंड तक बहती है और परिपथ के सिरों पर विभवांतर V वोल्ट है, तब विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू VIT जूल। W इक्वल टू VIT यानी पावर इंटू टाइम, इसी को हम VIT लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर VI होता है। तो ये वर्क VIT जूल, वोल्टेज करंट इंटू टाइम। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख पाएंगे W/T, VIT/T, ये इलेक्ट्रिकल पावर आ गई। VI वाट्स, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक 1 किलोवाट आवर यानी किलोवाट आवर ये मात्रक हो गया। 1 यहाँ पर हम हटा देंगे। किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा व्यय का मात्रक हो गया। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 10⁻³ 60 इंटू 60 और इस तरह से 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ये वर्क होता है 1 किलोवाट आवर में। तो इस तरह से जब भी हमारा 1 किलोवाट का ऑपरेटस है वो 1 घंटे चलेगा तो उसके द्वारा जो बिजली खर्च है वो 1 यूनिट हो जाएगा और उसके द्वारा किया गया कार्य 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कार्य वो कर चुका होगा। तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटस जो 1 किलोवाट का है 1 घंटा तक चलाने पर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी खर्च करता है और वो 1 यूनिट के बराबर होता है। एनर्जी, ऊर्जा, तो ये हमारा पावर इतना ही है। अब हम एनर्जी टॉपिक पर आते हैं। ऊर्जा, ए मेजर ऑफ सिस्टम्स एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज जूल। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं और इस ऊर्जा की इकाई जूल होती है। तो कोई भी वस्तु है अगर उसमें कार्य करने की क्षमता है तो वो क्षमता ही उसकी ऊर्जा कहलाती है और उसको हम जूल में मेजर करते हैं। तो कोई भी वस्तु जो एनर्जी कंटेन करती है मतलब वो कार्य करने की क्षमता रखती है किसी भी फॉर्म में और वो क्षमता हम जूल में मेजर करेंगे। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म into another form. For example, we burn coal and get heat energy which convert water into steam. From heat obtained from coal, we convert or we heat the water and prepare steam. By this steam engine works. Hence, energy can be transformed only and cannot be destroyed. ऊर्जा का रूपांतरण एवं हस्तांतरण से ही कार्य संपन्न होता है। जैसे कोयला जलाकर उसमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊष्मा से पानी को गर्म करते हैं और वो भाप में बदल जाता है, वेपर में, जो कि इंजन में जाकर पिस्टन को धक्का देता है। तो इससे इंजन वर्क करता है या इंजन कार्य करता है। तो इस प्रकार ऊर्जा का परिवर्तन, रूप परिवर्तन हो रहा है और स्थानांतरण भी होता है जिससे कार्य प्राप्त होता है। तो इससे हम ये समझते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण यानी स्थानांतरित ऊर्जा इक्वल टू किया गया कार्य, एनर्जी ट्रांसफर्ड इक्वल टू वर्क डन। तो जब तक हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तभी तक हमें वर्क मिलेगा यानी कार्य की प्राप्ति होगी। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ईसाई सिस्टम में जूल इस एनर्जी का यानी ऊर्जा का मात्रक है।
और CGS सिस्टम में अर्ग यानी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये अर्ग है। CGS सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक है। और ऊर्जा यानी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है और इसका डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर टी स्क्वायर T⁻²। अब आते हैं एनर्जी, डिफरेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है और विभिन्न रूपों में ही वस्तुओं में या पदार्थों में स्टोर्ड होती है। तो ये विभिन्न रूप इस प्रकार है। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, ये वस्तु की विशेष स्थिति या पोजीशन के कारण उसमें वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा स्टोर होती है। तो ये ऊर्जा जो स्टोर्ड है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। सेकंड है थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, ये हीट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है तो ऊष्मीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी कहलाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत के फॉर्म में होती है, यानी पोटेंशियल और करंट इसमें होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, तो जो भी हम बोलते हैं तो एनर्जी साउंड एनर्जी कहलाती है। लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, तो प्रकाश जहाँ भी दिखाई दे रहा है वो लाइट एनर्जी है कहलाता है, प्रकाश ऊर्जा। केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल के फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर रहती है, जैसे बैटरी हैं तो उसमें केमिकल के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती हैं, केमिकल मटेरियल, और वो केमिकल जब रिएक्शन करते हैं तो उससे हमें सप्लाई मिलती है इलेक्ट्रिसिटी और वो हमारा ये केमिकल फॉर्म इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा, तो मैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उसमें मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन से सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, तो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं और उसमें अपार ऊर्जा की मात्रा रिलीज होती है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। या न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन, नाभिकीय विखंडन, जिसमें एक नाभिक दो या अधिक नाभिकों में टूट जाता है और इस प्रकार से कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है और वो क्षति हमें एनर्जी के रूप में परिलक्षित होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियस के एक्शन से होती है। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सूर्य से जो भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कहलाती है। विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, ये हवा के चलने के कारण यानी वायु की काइनेटिक एनर्जी से जो एनर्जी हमें प्राप्त होगी वो विंड एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी ये ऊर्जा के क्लीन एनर्जी और ग्रीन सोर्सेस कहलाए जाते हैं, यानी इनसे जो ऊर्जा मिलती है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से ये पॉल्यूशन फ्री होती है। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, ये भी एनर्जी का स्रोत है, यानी पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा होती है या गर्मी होती है उससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, वो जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ये थर्मल एनर्जी का ही रूप है, यानी थर्मल एनर्जी के फॉर्म में या ऊष्मीय ऊर्जा के फॉर्म में होता है। टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल हम जानते हैं समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं तो चढ़ते हुए जल को हम ज्वार कहते हैं, उतरते हुए जल को उसमें, तो इस तरह से जो समुद्र में वाटर है उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन टाइड के फॉर्म में होती है, उसी को हम यूज कर सकते हैं और वो ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी, हम मैकेनिकल एनर्जी की चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का फुल सिलेबस यहाँ पर है। तो मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा ये दो प्रकार की होती है। किसी भी यंत्र में जो ऊर्जा स्टोर्ड होती है वो दो प्रकार की है, यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और दूसरा फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी वस्तु की गति के कारण होता है, स्थितिज ऊर्जा वस्तु की विशेष स्थिति के कारण वस्तु में स्टोर होती है। पहले हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन and is usually defined as work that will be done by body possessing the energy when it is brought to rest. Kinetic energy is energy of motion. Every object in motion have kinetic energy and every rest object have no kinetic energy. For a body of mass m having speed v, kinetic energy is defined as काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, गतिमान वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है
तो गति के कारण जो ऊर्जा संचित है, यानी वस्तु चल रही हो तभी ऊर्जा संचित होगी और वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा की माप कार्य की उस मात्रा से की जाती है। तो गतिज ऊर्जा की मात्रा हम कार्य की उस मात्रा से करते हैं जो वस्तु को विरामावस्था से गतिमान अवस्था तक, तो वस्तु को चाहे हम विरामावस्था से गतिमान यानी v वेग से गतिमान कर दें, अथवा वो गतिमान अवस्था है तो उसको विरामावस्था में लाने में किया जाता है। तो जो कार्य करना पड़ेगा वस्तु में वही हमें गतिज ऊर्जा के रूप में परिलक्षित होता है। तो किसी m द्रव्यमान की वस्तु जो v चाल से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv², यानी वस्तु के द्रव्यमान और उस वेग के, जिस वेग से चल रही है उसके स्क्वायर के हाफ के बराबर होती है। तो k इक्वल टू हाफ mv²। इस फार्मूले का डेरिवेशन करने को आता है कभी कभी, तो इसका डेरिवेशन करेंगे। लेट m बी और m इज इनिशियली लेट ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इनिशियली इन रेस्ट एंड इट इज एक्सेलरेटेड बाय ए फोर्स एंड देन एक्सेलरेशन इन और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन मास। माना m द्रव्यमान की वस्तु जो कि विरामावस्था में है, इस पर बल F लगाकर इसे त्वरित किया जाता है और इसमें त्वरण A उत्पन्न हो जाता है। तो द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण A इक्वल टू F/m, न्यूटन के नियम से हम जानते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो A इक्वल टू F/m। और हम ये भी मान रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, प्रारंभिक वेग u 0 है। आफ्टर ट्रैवलिंग s डिस्टेंस, s दूरी तय करने के बाद इट्स वेलोसिटी विल बी v। तो माना s दूरी तय करने के बाद इसका वेग v हो जाता है, इनिशियली ये 0 वेग से चलता है। तो हम गति के तीसरे समीकरण v² इक्वल टू u² प्लस 2s as से, यहाँ से हम अंतिम वेग निकाल लेंगे। तो u की वैल्यू 0 है तो v² इक्वल टू 2as। अब हम a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो a की वैल्यू हम जानते हैं F/m, तो a की वैल्यू यहाँ पुट की गई, v² इक्वल टू 2F/m इंटू s। तो यहाँ पर हमने देखा पहले एक्सेलरेशन हमने निकाला F/m हुआ, और फिर गति के तीसरे समीकरण से v² इक्वल टू 2F/m इंटू s, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब f इंटू एस की वैल्यु निकालनी है। f इंटू एस इक्वल टू 2 इधर आएगा तो हाफ हो जाएगा और m इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो f इंटू एस इक्वल टू mv²/2। f इस तरह से f इंटू एस इक्वल टू हाफ mv²। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, F इंटू एस क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल इंटू विस्थापन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन बाई ऑब्जेक्ट, वस्तु द्वारा किया गया कार्य। और वस्तु द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा गतिशील अवस्था में वो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहलाता है। thus काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा ये कितना हो गया, इसी कार्य के बराबर हो गया, जो कि हाफ mv² हो गया। k इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ हमने सिंपली डेरिवेशन में a की वैल्यू निकाली एक्सेलरेशन, और गति के तीसरे समीकरण में इन u की वैल्यू 0 रख दिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और फिर यहीं a की वैल्यू हमने F/m रख दिया, और ये गतिज ऊर्जा का समीकरण हमें प्राप्त हो गया। thus इन लीनियर मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास m एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अतः रेखीय गति में गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। वेग के वर्ग के आधे के गुणनफल के बराबर होता है। k इक्वल टू हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, इस केस में kr इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हम जानते हैं v इक्वल टू r ओमेगा, इस फार्मूले से हाफ m r² ओमेगा²। किसी भी पार्टिकल के लिए ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अगर हम बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ये रखेंगे, तो बॉडी के लिए के आर इक्वल टू हाफ आई ओमेगा²। ये रोटेशनल मोशन के चैप्टर में कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर के आर यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये हम देख लेंगे, ये हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी है, और ओमेगा² ये एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग होता है। तो इस तरह से k इक्वल टू हाफ आई ओमेगा² ये घूर्णन गतिज ऊर्जा हो गई। और वस्तु अगर सीधी चल रही है तो उसकी रेखीय गतिज ऊर्जा भी होती है, k इक्वल टू हाफ mv²। नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इस स्पेशल पोजीशन और स्पेशल
strain produced in this body is called potential energy. This is of many types. किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति या विकृति के कारण जो ऊर्जा वस्तु में संचित हो जाती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती है। यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे, किन किन फॉर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये ड्यू टू ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वस्तु में जो ऊर्जा संचित होती है वह उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से ये ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्व के कारण स्टोर्ड होती है वस्तु में। गुरुत्व बल वस्तु को अपनी ओर सदैव आकर्षित करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is at height h from earth's surface, then work done against gravitational force mg on this object, keeping this object at height h, is energy stored in the form of potential energy, hence potential energy। माना m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है, तब वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हम जो गुरुत्वीय बल है mg, इसके विरुद्ध जितना कार्य करेंगे वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जैसे हमने किसी बॉल को या वस्तु को उठाकर नीचे से मेज पर रख दिया, अगर मेज की हाइट 1 मीटर है तो हमने उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर दिया और उसको मेज पर रख दिया। अब अगर वो मेज के किसी किनारे पर जाके लुढ़क गई तो वो नीचे गिर जाएगी। तो इस तरह से उसमें जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में बदल गई नीचे गिरने में, और वस्तु फिर से स्थितिज ऊर्जा यानी नीचे पहुंच गई, उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो गई। तो हम यहाँ देख रहे हैं m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर रखी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी उस कार्य के बराबर होगी जो हम उस वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है और वो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी ये देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। कितना कार्य गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया जाएगा? गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है और डिस्प्लेसमेंट हमने ऊंचाई कितनी ली है h, तो U इक्वल टू mgh। ये mgh फार्मूले का डेरिवेशन हो गया और यही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ h ऊंचाई पर स्थित ऑब्जेक्ट में जिसका मास m है इसमें स्टोर्ड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज ट्रू ओनली व्हेन वी कंसीडर्ड v इक्वल टू जीरो u इक्वल टू जीरो एट अर्थ सरफेस, u इक्वल टू जीरो एट अर्थ सरफेस। दस इफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट h देन इट विल वर्क mgh। यह सूत्र जो u इक्वल टू mgh है तभी सत्य है जब पृथ्वी की स्थितिज ऊर्जा शून्य है, यानी पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है। तो यहाँ पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, तभी यहाँ से हम जो हाइट मेजर करेंगे वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी। अगर हम वस्तु को h हाइट से गिराएं तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य mgh होगा। तो mgh कार्य यही स्थितिज ऊर्जा से मिलता है। तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, ये mgh के बराबर है, यानी हाइट निकाल लें और वस्तु के भार से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, बशर्ते वो हाइट कहाँ से मेजर हो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी का लेवल हमने जीरो मान रखा है। तो पृथ्वी तल पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो लेकर चलते हैं, तो इस तरह से यहीं पृथ्वी तल से ही हम हाइट मेजर करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी हम mgh कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इलास्टिसिटी और इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, बेंड स्ट्रिप ऑफ मेटल, स्ट्रेच्ड रबर एक्सेट्रा। जब वस्तु में संचित ऊर्जा उसकी प्रत्यास्थता के गुण के कारण होती है तो उसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी या स्थितिज ऊर्जा संचित है वो प्रत्यास्थता के गुण के कारण है वस्तु की, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे दबी या खींची हुई स्प्रिंग, धातु की मुड़ी हुई पत्ती, खींची हुई रबर, तनी हुई कमान, तो ये सब क्या है, इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही है, इसलिए ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इफ एनी स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू y लेंथ बाय अप्लाइंग ए फोर्स F, देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, यदि कोई स्प्रिंग बल F द्वारा y लंबाई तक खींची जाती है तो हुक के नियम से हम क्या जानते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू y, एक्चुअल में ये -y होता है, तो F इक्वल टू -ky हो गया। k फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का बल नियतांक, इसको स्प्रिंग नियतांक भी कहते हैं, बल नियतांक और स्प्रिंग नियतांक दोनों सेम है। तो हमने किसी स्प्रिंग पर बल लगाया F और वो y लंबाई तक खिंच गई, यानी स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि y हुई, तो हुक के अनुसार स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी प्रोपोर्शनल होती है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू -y एंड F इक्वल टू -ky। माइनस साइन बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस दिशा में हमने स्प्रिंग को खींचा है उसके विपरीत रीस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल लग रहा है। F हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये बाह्य बल के बराबर है, इसलिए हमने इसको बाह्य बल के बराबर लिया हुआ है। वर्क डन इन स्ट्रेच्ड और स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम O टू B, तो वाई स्प्रिंग की लंबाई में y वृद्धि करने में, स्प्रिंग को O से B खींचने में या स्प्रिंग की लंबाई में y लेंथ वृद्धि करने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ये निकाली जाएगी, हम डिस्प्लेसमेंट y, विस्थापन y और इलास्टिक फोर्स F यानी प्रत्यास्थ बल F, इसका एक ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि लीनियर रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, क्षेत्रफल, यही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो एरिया अंडर कर्व एफ वाई ग्राफ में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, तो जितना भी क्षेत्रफल है ये डिस्टेंस के वाई हो गई, तो बल हमने के वाई लगाया है और डिस्प्लेसमेंट वाई हो गया, तो हाफ एफ वाई या हाफ के वाई इंटू वाई, तो हाफ के वाई स्क्वायर यू, यहाँ पर हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया। तो कुछ लोग इसको हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, तो यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर या के वाई स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें सेम है। के स्प्रिंग का बल नियतांक है, वाई स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि है, या एक्स लेंगे तो एक्स स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो स्प्रिंग को खींचने या दबाने में, कंप्रेस करने में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो यू इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर या यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एनर्जी कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण स्प्रिंग में स्टोर्ड हुई है। ये दो फॉर्म हो गए हमारे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा फॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये हम जानते हैं कि जो भी आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, तो जो समान चार्ज होते हैं वो प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स होते हैं, और अपोजिट चार्जेस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल। और इसकी मात्रा बल की नहीं, हम एनर्जी की मात्रा देंगे, यू इक्वल टू हाफ 1/4πε0 के Q1 Q2, चार्जेस Q1 Q2 हैं और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इतने की बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर संचित हो जाएगी। तो इसका मतलब दो चार्जेस अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हैं तो उनके मध्य जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है वो इसके बराबर होती है, यू इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2/r। तो इतनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी संचित होती है। इसी तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, यू इक्वल टू
माइनस एम डॉट बी या एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये एनर्जी हमारी क्या कहलाती है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चुंबकीय जो द्विध्रुव है मैग्नेटिक डाइपोल, तो चुंबक हमेशा डाइपोल में ही एग्जिस्ट करता है, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो दो पोल होते हैं चुंबक में, नॉर्थ और साउथ। तो जो हमारा चुंबक है उसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये जो है इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, माइनस एम बी कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड है और एम पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। इसी तरह से केमिकल एनर्जी, ये भी स्थितिज ऊर्जा का दूसरा फॉर्म है। रासायनिक ऊर्जा, तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, आफ्टर रिएक्शन हमें वो एनर्जी मिलती है। तो वो जो फॉर्म है ऊर्जा का जो केमिकल के फॉर्म में होता है, यानी केमिकल पदार्थों के फॉर्म में, वो कहलाता है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। तो ये हमारे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैं स्थितिज ऊर्जा वो हैं। तो जो एनर्जी यहाँ पर सिलेबस में है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, उसका डेरिवेशन कराया गया। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, तो mgh का डेरिवेशन कराया गया। और हाफ के वाई स्क्वायर या हाफ के एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कराया गया। तो यही डेरिवेशन कोर्स में है और पूछे जाएंगे।